हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीत। वेलकम बैक टू द कैट किंग फैमिली। आई एम श्योर आप सभी को पता है कैट ने ऑफिशियली अपना मॉक टेस्ट रिलीज किया है। कुछ नहीं है, बस कट गया है। लास्ट ईयर भी यही सेम था। कैट 2021 का स्लॉट 1 है, कुछ नया नहीं है इसमें। एंड नॉट टू वरी, काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि 22 क्वेश्चंस आएंगे क्या इस साल डीआईएलआर में। ऐसा नहीं है, डोंट गेट योर होप्स अप और डाउन। वी आर स्टिल नॉट श्योर। उन्होंने जो रिलीज किया है उसमें बोल्ड में लिखा हुआ है कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो नॉट टू वरी। Again, 3.29, which is approximately 3.3 lakh registrations हुए हैं. This is also similar to last year. So not to worry. कैट आ रहा है माथे पे. आई एम श्योर आप में से काफी लोगों की फटी पड़ी होगी. एंड इट्स ओके. अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, मतलब यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो आई विल नॉट टेल यू कि डोंट स्ट्रेस. ये ऐसी फालतू एडवाइस नहीं दूंगा मैं आपको. बट एज आई एम श्योर आपने थंबनेल देखा ही होगा, टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कैट 2011. वाई स्पेसिफिकली कैट 2011? बिकॉज हमारा अब एक छोटा सा सिचुएशनशिप चल रहा है आई एम कैलकटा के साथ, है ना. तो जैसे जेंजी में सिचुएशनशिप होता है, वैसे ही हमारा अब ऐसा एक छोटा सा हल्का फुल्का रिश्ता बन गया आई एम कैलकटा के साथ. बिकॉज आई एम कैलकटा इज द पेपर सेटर दिस ईयर एंड इट वाज द पेपर सेटर इन 2011 एंड 2018. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 2011 का क्वांट्स एंड टीआई, जो आज तक आई एम नॉट श्योर आपने किया है नहीं किया. अगर कर लिया है वेरी गुड, अगर नहीं किया है सो यू आर एट द राइट प्लेस. So today we are going to be solving CAT 2011 के quants plus DI के some very most important questions. So stay tuned. All right. So let's begin right into this. And there are a few notes before we begin. Number one is, अगर कोई question आपको screen पर दिख रहा होगा, I want you to pause the video. I want you to try and solve the question by your own self, so that आपको पता चले, एक छोटा सा reality check मिल जाएगा कि अगर यही same question आपके exam में आता तो क्या आप वो question solve कर पाते या नहीं कर पाते. All right. And then play the video. And if you are घाई में हो या you are tired of waiting for the slow video, I'm sure you can press the speed button on your YouTube dashboard and increase the speed to 1.25x or 1.5x, whatever is convenient for you. All right, we are working hard and so are you. So let's make sure that we are getting right into it. So we are starting off with CAT 2011 quants and DI. Let's begin. Editor, transition. All right, so we are back and let's begin. We are starting off with CAT 2011 quants paper. Here is question number 1 in front of us. I want you to pause the video. Pause kar do yaar. Pause the video. Solve it on your own and then go ahead. All right. So I hope you've paused the video. You're solving it on your own. And now, time for us to solve it together. Question 1. What is the question? They have said the values of the numbers 2 raised to 2004 and 5 raised to 2004 are written one after another. One after another मतलब 2 raised to 2004 की वैल्यू लिख दी, XYZ मान लो आ गई ये वैल्यू, एंड 5 raised to 2004 की वैल्यू है लेट्स से PQR. तो XYZ PQR दोनों उन्होंने एक लाइन में लिख दिया. क्वेश्चन क्या पूछा है? दे आर रिटन वन आफ्टर द अनदर. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ऑल? दिस इज द क्वेश्चन. Now, काफी tricky question, but very important thing to notice over here is number system had a lot of weightage before, which it does not hold as of now. Right now, the most important topics that are there to cover in quants for your CAT is arithmetic, second is algebra, and the third is geometry. But let's get right into the question. क्या बोला है? The values of the numbers 2 raised to 2004 and 5 raised to 2004 are written one after another. How many digits are there in all? आई वुड बी ब्लैंक यार कि कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं. 2 raised to 2004, चलो साइक्लिसिटी से मैं लास्ट डिजिट ढूंढ लूंगा, लेकिन ये कैसे सॉल्व करूंगा? सो टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू बी लिटिल बिट शार्प. एंड आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि 2 and 5 बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. यस, तो आप कोई भी दो प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल लेके पावर को छोटा करके ट्राई कर सकते हैं. तो मैं 2 and 5 के साथ ही करूंगा. मान लो 2 raised to 2004 के बदले अगर उन्होंने मुझे दिया है 2 raised to 2 and 5 raised to 2. ऑलराइट, सो 2 raised to 2 कितना होगा? 4. 5 raised to 2 कितना होगा? 25. तो कितनी डिजिट्स हो गई? डिजिट्स हो गई 3. एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं. सेम, लेट्स से 2 raised to 4 and 5 raised to 4. 2 raised to 4 कितना होता है? 2 raised to 4 होता है 16. यस, एंड 5 raised to 4 कितना होता है? 5 raised to 4 इज 625. तो यहां पे कितने डिजिट्स हो गई? यहां पे डिजिट्स हो गई 5. अब थोड़ा हल्का हल्का दिमाग लगाओगे तो आपको एक चीज स्ट्राइक हो जाएगी कि जो भी मेरा पावर था पहले, वॉट एवर माई पावर वॉज, यहाँ पे देखो पावर था 2, नंबर ऑफ डिजिट्स उससे एक ज्यादा आ रही है. यस, यहाँ पे पावर वॉज 4, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इज +1. जो भी पावर है उससे +1. सो व्हाट विल आई डू नाउ? आई विल थिंक कि 2 raised to 2004 एंड 5 raised to 2004 दोनों के पावर सेम है. वेरी गुड. तो मेरी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएगी? दोनों को अगर मैं बैक टू बैक लिखूंगा तो इट विल बी जो भी पावर है +1, विच इज 2005.
2005, which is option number D, none of these. So none of the above 2005 is the correct answer. Correct? I hope you understood this and आप इसे इसी तरह solve करोगे. All right. Moving on to question number 2. अब ये है question number 2. Pause the video, solve it on your own, and then only then make sure that you continue the video. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? रजत draws a 10x10 grid on the ground such that there are 100 identical squares numbered 1 to 100. अब मुझे नहीं पता कि ये रजत के पास इतना टाइम है नहीं है, पता नहीं, ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं रजत के बारे में कि पता नहीं हमें फिर आगे जाके सॉरी और बोलना पड़े, तो हम उसमें घुसेंगे नहीं. आगे क्या बोला है? इफ ही हैज टू प्लेस 2 आइडेंटिकल स्टोन्स ऑन एनी 2 सेपरेट स्क्वायर्स इन द ग्रिड, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर पॉसिबल. यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. जिसने भी मॉडर्न मैथ किया है, जिसने भी पीएनसी किया है, आपके लिए सुपर इजी. And just to give you a little heads up, Ramya ma'am, who's from IIM Calcutta, who's part of the committee, she is very intrigued with modern maths. All right, so your quants का order will be arithmetic, algebra, geometry, modern maths. All right, so keep in mind कि PNC का basics तो at least करके ही जाना है. अब यहाँ पे 10x10 grid है, मतलब कहना है इसे total 100 है, बराबर. अब बोला क्या है? If he has to place 2 identical stones, पहले तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. ये हमारे ऑप्शंस है. ओके गुड. If he has to place 2 identical stones on any 2 separate squares in the grids, मतलब 2 स्टोन डालने हैं उसको. करेक्ट? कहां पे? 2 सेपरेट ग्रिड्स पे. करेक्ट? तो टोटल 100 ग्रिड्स है, उसमें से 2 सिलेक्ट करनी है ना. सिर्फ सिलेक्शन है, कुछ और है क्या? नहीं. सिलेक्शन है मतलब क्या करना है हमें? कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, परम्यूटेशन यूज करना चाहिए. वेरी सिंपल. सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन. करेक्ट? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन. सो यहां पर सिर्फ सिलेक्शन बोला है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन. सो 100 है टोटल ग्रिड्स, सिलेक्ट कितनी करनी है? 2. सो 100C2. करेक्ट? अब आई एम श्योर आपको ये तो आता ही है. एनसीआर दिल्ली मत समझना. एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहां पे हम क्या करेंगे? 100C2 मतलब 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial into 100 minus 2, which is 98 factorial. So can I write this as 100 factorial? Open करके can I write as 100 into 99 into 98 factorial upon 2 factorial into 98 factorial. अब क्या हो जाएगा? अब थोड़ी मारामारी कर लेंगे. ये 98 factorial फिटूस. Correct? So this becomes 9900 upon 2, which is 4950. Option है क्या? हाँ. Option number B. I hope you've understood. All right. चलो डन, बहुत बढ़िया. तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए अब तक. अब थर्ड क्वेश्चन. थर्ड बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है. लेट्स सी कि हम इसे कैसे डिकोड करेंगे. मोहन इज अ कारपेंटर हु स्पेशलाइजेज इन मेकिंग चेयर्स. ठीक है. फॉर एवरी असाइनमेंट ही अंडरटेक्स ही चार्जेस हिज कमीशन एंड द कॉस्ट. तो कमीशन तो चार्ज करेगा ही एंड कॉस्ट भी चार्ज करेगा. ठीक है. His commission is fixed and equals 560 rupees per assignment. तो जो भी असाइनमेंट होगा 560 रुपीज का तो कॉस्ट फिक्स्ड है ही. While the cost equals 2n square. कमीशन 560 फिक्स्ड हो गया and the cost is 2n square, where n is the total number of chairs that he makes. N is the total number of chairs that he makes. If for a certain assignment the average cost per chair is not more than 68. Average cost per chair is not more than 68. Okay, very good. Then the minimum and the maximum possible number of chairs in the assignment are how much? और उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए. मिनिमम एंड मैक्सिमम के ऑप्शंस उन्होंने हमको दिए हुए. सो मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होगा भाई? मिनिमम इज या तो 13 या तो 19 या तो 13 या तो 20 या तो 14 या तो 19 या तो 14 या तो 20. ठीक है. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. अब हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है? 560 इज हिज फिक्स्ड कॉस्ट. तो कैन आई से हिज कॉस्ट विल बी 560 प्लस 2n स्क्वायर. ये उसका टोटल मोटा मोटी सारा कॉस्टिंग आ गया. करेक्ट. अब सिंस उन्होंने हमें एवरेज पूछा है, सो व्हाट विल आई डू? आई विल डू 560 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n. ये मेरा एवरेज हो जाएगा. बराबर है. अब थोड़ा ध्यान से देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर. यहां पर 2 ऑप्शंस है. एक 13 वाले हैं और 2 13 वाले हैं और 2 14 वाले हैं. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं एक 13 से लेके सॉल्व करूंगा, एक 19 या 20 में से किसी एक से लेके सॉल्व करूंगा.
करेक्ट. सो लेट्स ट्राई विथ 13. तो 560 प्लस 2 into 13 square divided by 13. So this is equal to 560 plus 2 into 169 upon 13. Correct है? So this will give you how much? This is 560 plus 169 into 2 करना है. 169 को 170 पकड़ लो तो 340 हो गया. अब 2 माइनस कर दो. 338 upon 13. So this will give me how much? This is 898 upon 13. करेक्ट. अब उन्होंने मुझे क्या बोला है? इट शुड नॉट बी मोर देन 68. अच्छा, तो ये 898/13 पकड़ लो. 13 into 68 करके देखो कितना होता है. करेक्ट. 13 into 68. इसको भी इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? 13 into 70 माइनस 26. बराबर. ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. 910 माइनस 26 बराबर है. 884 आना चाहिए. बराबर. 884 से ज्यादा है. यहां पे तो 898 है. सो वॉट एवर दिस आंसर इज मोर देन 68. सो 13 के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है. सो मेरा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया. बराबर है. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ट्राई करूंगा ऑप्शन नंबर सी और डी में से जो भी मेरा आंसर होगा उसके साथ ट्राई करूंगा. सो नाउ आई नो कि 14 तो होने ही वाला है. एट द सेम टाइम अगर आपको क्रॉस चेक भी करना हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. यू कैन राइट दिस एज 560 प्लस 2 into 14 square upon 14. So this is 560 plus 2 into 196 upon 40. बराबर है. So this is 560 plus 2 into 196. इजी है सॉल्व करना. 196 को 200 पकड़ लो तो 2 into 200 400 हो गए. करेक्ट. अब मैंने 196 को 200 किया था ना, 4 एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था, 2 बार बढ़ाया था, तो 8 माइनस कर दो तो 392 अपॉन 14. सो दिस विल गिव मी हाउ मच? 952 अपॉन 14 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 68. सो हमारा आंसर या तो सी या तो डी है. नाउ टू मेक माई लाइफ इजी व्हाट विल आई डू? ये तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि सर 13 तो गलत है ही, 14 से हो रहा है. अब मैं क्या करूंगा? 19 और 20 में से आई विल चूज 20. वाई? बिकॉज 19 एक ऑड नंबर है, प्राइम है, तो मैं 20 के साथ करना ज्यादा प्रेफर करता हूं. मेरी मारा मारी इजी हो जाएगी. सो लेट्स ट्राई. लेट्स से 560 प्लस 2 into 20 का स्क्वायर अपॉन 20. सो दिस इज 560 प्लस 2 into 400. अच्छा, ये सारे स्टेप्स जो मैं लिख रहा हूं ये आपको लिखने की जरूरत है नहीं. ठीक है, आप फटाफट ओरली भी कर सकते हो. ये मैं लिख रहा हूं ताकि सबको इजीली समझ आ जाए. सो दिस इज इक्वल टू 560 प्लस 800 डिवाइड बाई 20. So this is 1360 upon 20. 0 0 cancel. 136 upon 2 is 68. So option number D is the correct answer. Yes. Absolutely beautiful. तो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने. आई एम कैलकुलेटर ने सेट किया है, याद रखना. चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे. ओके, सो नाउ आई लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज ये अलजेब्रा है, फंक्शंस है, बहुत मजा आएगा. लेट्स गो. क्या बोला है इन्होंने? लेट f of n plus 1 of x is equal to f of x plus 1 when if n is a multiple of 3. ये क्वेश्चन के रीडिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है. सो जस्ट टू मेक लाइफ इजी आई विल पुट अ ब्रैकेट. ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है. ठीक है, तो पहला वाला क्या कह रहा है? f of n plus 1 of x is equal to f of x plus 1 where n is a multiple of 3. ठीक है, ठीक है. अब दूसरा उन्होंने क्या बोला है? इफ इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 तब क्या होगा? f of x minus 1. मतलब इन द केस ऑफ लेट्स से f of 2, तो f of 2 विल बी व्हाट? f of 2 विल बी f of 1 minus 1. क्यों? क्योंकि ये जो 2 है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 plus 1. यहां पे क्या बोला है? यहां पे f of n plus 1 आना चाहिए. यहां पे f of, बराबर, समझ आया? सो ये जो है दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. सो इसको आगे हम कैसे लेके जाएंगे? f of 3, f of 3 विल बी इक्वल टू व्हाट? f of 2 minus 1. ये अभी तक मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, समझ आया?
लेकिन अब जैसे ही मैं एफ ऑफ 4 लिखूंगा, एफ ऑफ 4 विल बी व्हाट, एफ ऑफ 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये एफ ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। समझ आई? सो अब क्वेश्चन में और क्या बोला है उन्होंने, इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो एफ ऑफ 1 is equal to 0. So f of 2 will be what? 0 minus 1, which is minus 1. F of 3 will be what? Minus 1 minus 1, which is minus 2. F of 4 will be what? Minus 2 plus 1, which is minus 1. समझ आ रहा है? Yes. अब f of 5 में क्या होगा देखो, f of 5 will be f of 4 minus 1. Correct? So this is minus 1 minus 1, this is minus 2. f of 6 में क्या होगा, f of 5 minus 1, which is minus 2 minus 1, which is minus 3. लेकिन f of 7 में हम जैसे ही आएंगे, this is f of 6, so this is a multiple of 3, तो यहाँ पे अब क्या होगा, plus 1. So this is minus 3 plus 1, which is minus 2. और कंटिन्यू करके देख लेते हैं, f of 8, f of 8 will be what, f of 7 minus 1, which is minus 2 minus 1, which is minus 3. f of 9 क्या होगा, f of 8 minus 1, which is minus 3 minus 1, which is minus 4. f of 10 क्या होगा, f of 10 will be f of 9, which is a multiple of 3, so plus 1. So this is minus 4 plus 1 is equal to minus 3. अब हमने f of 10 तक लिख लिया, अब हमें एक पैटर्न ढूंढने की जरूरत है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे जो हमने f of 1 से लेके ये पूरा जो बनाया है, देर इज सम और दी अदर पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न है, थोड़ा ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 हमारा 0 है, बराबर है, बराबर है, एफ ऑफ 2 इज माइनस 1, एफ ऑफ 3 इज माइनस 2, एक पैटर्न आएगा हमारा, थोड़ा ध्यान से देखो, एकदम हल्के से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, व्हाट विल यू सी, यू विल सी कि जब भी एफ ऑफ n प्लस 1 होगा, एफ ऑफ n प्लस 1 होगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 इंटू एन बाई 3। सर कुछ भी बोल रहे हो आप, कैसे सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सर आप क्या चाहते हो, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, एफ ऑफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ n प्लस 1 विल बी व्हाट, माइनस 1 इंटू एन बाई 3। अब n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो लेट्स ट्राई, यहाँ पे हमने लेट्स से एफ ऑफ 4 की बात करते हैं, तो एफ ऑफ 4 मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, माइनस 1 इंटू 3/3। Yes. So 3 3 is a 1. Minus 1 into 1 is minus 1. F of 7 try कर लो. F of 7 will be what? Minus 1 into 6 by 3. 3 2s are minus 1 into 2 is minus 2. Correct? F of 10 करके देख लो. F of 10 is minus 1 into 9 by 3. 3 3s are. This is minus 3. देखो आ रहा है. यस सर, ये क्यों ढूंढना हमने, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ 50 का, करेक्ट। सो एफ ऑफ 50 के लिए पहले मुझे एफ ऑफ 49 निकालना पड़ेगा। सो एफ ऑफ 49 विल बी व्हाट, माइनस 1 इंटू 48 बाई 3, करेक्ट। सो 3 1s are 3, 16s are, so f of 49 will be minus 16. Now since f of 49 is minus 16, f of 50 कितना होगा, f of 50 will be f of 49 minus 1, correct? So minus 16 minus 1, which is minus 17. काफी भारी क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रख लिया करो, सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर टाइम बचा होगा तो ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स इट आउट। चलो, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। द रीजन आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। द रीजन आई एम गोइंग स्लो इस, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद नहीं समझ आ रहा होगा, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए होंगे, ऑलराइट, तो उनके लिए हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, बट अगर आपको समझ आ रहा है आप 1.5x पे देख सकते हैं। ऑलराइट, तो 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। कमिंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन फॉर टुडे, पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन। क्या बोला, ऑन अ प्लेट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with area 16 root 3 square centimeter, a rod GD of height 8 centimeter is fixed vertically at the center of the triangle. मतलब 3 dimensional figure है, ओके।
G is a point on the plate. If the areas of the triangles AGD and BGD are both equal to 4 root 19 square centimeter, find the area of the triangle CGD. तो मोटा मोटी देखो कुछ इस तरह से आपका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे इस सेंटर पे एक ऐसा वो बनाया है 3 डिमेंशनल, जिससे क्या होगा, एजीडी बीजीडी इन दोनों का एरिया सेम है। पूछा है कि सीजीडी का एरिया कितना होगा। सो द करेक्ट एंड द डायरेक्ट ओरल आंसर फॉर दिस इज इट विल बी 4 रूट 19। क्यों ऐसे सर? क्योंकि एजीडी एंड बीजीडी का कितना है, 4 रूट 19 है। करेक्ट। सो बाय सिमेट्री, सिमेट्री पता है क्या होता है? सिमेट्री इज इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। तो अगर एजीडी इज इक्वल टू बीजीडी, दे आर इन फैक्ट ऑल्सो इक्वल टू सीजीडी। देयरफॉर सीजीडी का एरिया कितना होगा, 4 रूट 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिंस ये 3 लाइन का क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा डर लग जाता है कि सर ज्योमेट्री ये वो कैसे करेंगे। Easy question. All right, so now we are at question number 8 of CAT 2011. Let's read the question. दिखने में तो बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, फट जाएगी, लेकिन डोंट वरी, इसका सोल्यूशन बहुत 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 ही सिंपल है। So let's read the question. क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने? They say there are 2 water drums in my house whose volumes are in the ratio 1:5. उनका वॉल्यूम का रेशियो है 1:5, मतलब एक काफी बड़ा होगा और एक छोटा है। ठीक है। Every day the smaller drum is filled first and then the same pipe is used to fill the bigger drum. मतलब पहले छोटा वाला ड्रम फिल करेंगे, फिर उसी पाइप से बड़े वाले को भी फिल करेंगे। ठीक है। Normally, by the time I return from my college, which is at what? At 1:30 p.m., the smaller drum would just be full. मतलब 1:30 को, just 1:30 को जब मैं कॉलेज से रिटर्न आ रहा हूँ तब जाके स्मॉलर वाला ड्रम भरेगा। बट टुडे आई रिटर्नड अर्ली एंड स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। मतलब आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया, मैं इतना वेला था कि मैं क्या गया, मैं कुएं के पास गया और वहां से पानी निकालने लगा। And with the help of a bucket, poured 1/3 into the smaller drum and the remaining into the bigger drum. मतलब 1/3 स्मॉलर ड्रम में डाला और बिगर ड्रम में 2/3। तो स्मॉल एंड बिग, तो जो भी मैंने बकेट उठाया उसका 1/3 डाला स्मॉलर ड्रम में एंड 2/3 मैंने डाला बिगर ड्रम में। ठीक है। I continued this till the smaller drum was filled. Okay. Immediately after that, I shifted the pipe in the bigger drum and went for lunch. मतलब ये मैंने तब तक किया जब तक स्मॉलर ड्रम भर नहीं गया। क्या किया है मैंने कुएं में से जाके बाल्टी भर भर के पानी डाला है, 1/3 डाला स्मॉलर में एंड 2/3 डाला है बिगर ड्रम में। ठीक है। और जैसे ही स्मॉलर वाला फुल हो गया, आई वेंट फॉर लंच। टुडे इफ द बिगर ड्रम वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स बिफोर इट्स नॉर्मल टाइम, व्हेन वाज द स्मॉलर ड्रम फुल? मतलब 12 मिनट टाइम सेविंग हुई है ना। करेक्ट। यस। अब ये जो पानी फिल किया जा रहा है, दिस इज डन इन दिस रेशियो 1:2। तो कह रहे हैं जो भी टाइम सेविंग हुई होगी, है ना, जो इंटायर जर्नी जो भी टाइम सेविंग हुई होगी, इज ऑल्सो द टाइम विच इज सेव्ड इज ऑल्सो सेव्ड इन द रेशियो 1:2। करेक्ट। सो टोटल 12 मिनट है। अब ये 12 मिनट को मुझे 1:2 में डिवाइड करना है। यस, वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, 12 मिनट को 1:2 मतलब ये 4 और ये 8। तो मैंने 4 मिनट बचा ली है स्मॉलर ड्रम के लिए। सो कब भर जाना चाहिए था स्मॉलर ड्रम को, 1:30, लेकिन सिंस आज मैं जल्दी आ गया था उसकी 4 मिनट बच गई। सो -4 मिनट्स, दिस विल गिव मी हाउ मच, दिस विल गिव मी 1:26 PM। इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम और इतना सिंपल सोल्यूशन। यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एग्जाम में अब आप ये सोचोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जब आपने बता दिया तब तो समझ आ गया, लेकिन सर एग्जाम में स्ट्राइक कैसे होगा? मैं तो सर कुछ ना कुछ टाइम एंड वर्क में कर देता, कुछ कर देता। यस, तो ये जो मोमेंट पे स्ट्राइक हो रहा है, यही सेम चीज आपको एग्जाम में करनी है एंड द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज प्रैक्टिस। ओके, ग्रेट। चलो, तो ये तो हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। So let S of n denote the sum of squares of first n odd natural numbers. N odd natural numbers. If S of n is equal to 533n, find the value of n. So अगर आपको नहीं पता, इसमें नंबर सिस्टम का काफी यूज है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n इंटू 2n प्लस 1 into 2n minus 1 upon 3. Yes, this is equal to how much? This is equal to 533n. Yes, अब पहले तो ये n n कैंसिल कर दो। करेक्ट। अच्छा, 2n प्लस 1 2n माइनस 1,
तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2n का स्क्वायर है 4n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 533 अपॉन 3। So now what will happen? 4n square minus 1 is equal to 533 into 3. So 4n square minus 1 is equal to what? This is equal to 1599. Yes. Therefore, 4n square is equal to, can I say 1600? So n square will be equal to 1600 upon 4, which is 400. तो n is equal to plus minus 20. अब minus 20 तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको दिया हुआ है odd natural numbers. So natural numbers में negative तो आएगा ही नहीं, which means your answer is n is equal to 20, which is option number B. I hope समझ आया होगा। अब आपके दिमाग में n into दिमाग में ऐसा आया होगा, करना तो पड़ेगा ही। यस, ये फॉर्मूला है, ये आना चाहिए नहीं चाहिए इज अ कॉल दैट यू कैन मेक, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन है एंड दिस इज द ऑलराइट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 11, वन मॉर्निंग गोविंद लाल द ओनर ऑफ अ लोकल पेट्रोल बंक was adulterating the petrol with kerosene. One morning Govind Lal, the owner of the local petrol bunk, was adulterating the petrol with kerosene. मतलब पेट्रोल के साथ केरोसिन मिक्स कर रहा था. He had two identical tanks. The first one was full of pure petrol, while the second one was empty. तो पहला वाला सिर्फ पेट्रोल से भरा हुआ है, and the second वाला is empty. First, he transferred an arbitrary amount of petrol from the first tank into the second tank, and then replaced the petrol removed from the first tank with kerosene. मतलब उसने कुछ तो पार्ट उठाया. Okay, तो let's start solving. मान लो फर्स्ट टैंक में की कैपेसिटी 100 लीटर्स. तो ये फर्स्ट टैंक है, ये सेकंड टैंक है. ठीक है, फर्स्ट टैंक सेकंड टैंक. ये जब 100 है, ये 0 है. करेक्ट. अब इसमें से इसने कुछ उठा के उसमें डाल दिया. मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं पेट्रोल केरोसिन. यहाँ पे पेट्रोल 100 है, केरोसिन है 0. ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल केरोसिन दोनों ही है 0. अब पहले वाले में से उसने 80 पेट्रोल रखा और 20 इसको दे दिया सेकंड वाले को. करेक्ट. करेक्ट. नाउ ही फिल्ड इट विथ रिमेनिंग वाला जो पेट्रोल निकाला था वो उसने केरोसिन से फिल कर दिया. ठीक है, अब क्या बोला है? He then repeated this process one more time, but this ensured that by the end of this process, the second tank was exactly full. मतलब exactly full मतलब second tank भी 100 liters होना चाहिए. अब उसमें 20 है ऑलरेडी. अब मुझे डालना कितना है? I have to put in 80 liters more from the first tank. अच्छा, इसमें अब रेशियो क्या है? Can I say 4:1 का रेशियो है पेट्रोल और केरोसिन का? यस. तो 4:1 में 80 को डिवाइड करो. वेरी सिंपल टू डू. 4:1 मतलब 1/5 एंड 4/5. 1/5 इज 20. करेक्ट. यस. लेकिन 20% मतलब 16. 80 का 20% है 16. तो यहां पर आ गया 16, यहां पर आ गया 64. सो अब यहां पर पेट्रोल कितना है, केरोसिन कितना है वो देखेंगे. यहाँ पे पेट्रोल कितना है, केरोसिन कितना है. ये 80 था पेट्रोल पहले, अब इसमें से 64 जा चुका है. मतलब यहाँ पे पेट्रोल इज 60. करेक्ट. ये 20 था केरोसिन पहले, यहाँ पे अब 16 जा चुका है. मतलब अब केरोसिन है 4. ठीक है. यहाँ पे पेट्रोल पहले था 20, अब 64 ऐड हो गया. सो नाउ दिस इज 84. यहाँ पे केरोसिन वाज 0, लेकिन अब यहाँ पे 16 ऐड हो गया. सो केरोसिन इज 16. सो 84 प्लस 16 इज 100. तो पेट्रोल, क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन द सेकंड टैंक? कितना है? 84% है. अब हमारे पास जो ऑप्शंस है 50, 60, 62, 66, 2/3, 80. So option D is the closest choice that we have. So we will select option number D. Yes, समझ आया सभी को? मतलब आई नो की रिकॉर्डिंग है, आप जवाब नहीं दे सकते, बट मन मन में जवाब देके लाइक कर देना. गुड. क्वेश्चन नंबर 12. ओके, इसी का कंटिन्यूएशन है. क्या बोला है? Question number 12. If the concentration of petrol in the second tank is 75% and the cost price of kerosene is half that of petrol, okay, then what is Govind Lal's net profit percentage on selling the contents of the second tank, given that he claims to sell the petrol at a profit of 25%? ये बोला है उन्होंने. ठीक है. Concentration of petrol in the second tank is 75%. मतलब पेट्रोल इज 75%. मान लो 100 लीटर्स का कैपेसिटी है, 100 का कैपेसिटी है, तो पेट्रोल इज 75, केरोसिन इज 25.
द कॉस्ट प्राइस ऑफ केरोसिन इज हाफ दैट ऑफ पेट्रोल। मान लो मतलब पेट्रोल का कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए, केरोसिन का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए, ठीक है। Then what is Govindlal's net profit percentage on selling the contents of the second tank given that he claims to sell the petrol at a profit of 25%? पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 75 into 2 plus 25 into 1. So this is 150 plus 25. So your total cost price is 175. ठीक है। अब बोला क्या है, what is Govindlal's net profit percentage on selling the contents of the second tank given that he claims to sell the petrol at a profit of 25%? At a profit of 25%, 25% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। किसको बेच रहा है? पेट्रोल को। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हाउ वुड यू गो अबाउट इट। इसमें उन्होंने हमसे पूछा गया है what is Govindlal's net profit percentage? Net profit percent on selling the contents of the second tank. अब हमने कॉस्ट प्राइस तो निकाल दिया हमारा, ठीक है। अब वो बेच कितने रहा है? बेच रहा है 25% पे। सो 25% मतलब कितना होगा? हाउ मच इज 25%? कैन आई से दो पेट्रोल का ना 25%, तो हमारा पेट्रोल अभी कितना है? हमारा पेट्रोल है 2 रुपीज। यस, सो व्हाट विल बी आवर सेलिंग प्राइस? हाँ, पेट्रोल हमारा कितना है? 2 रुपए। 2 रुपए पे 25% मोर, 25%, 25% ऑफ 2 इज 0.5। सो ही सेलिंग इट एट अ प्राइस ऑफ 2.5। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है 100 लीटर्स। सो योर सेलिंग प्राइस इज दिस 100 into 2.5. सो योर सेलिंग प्राइस इज 250. This is my cost price. So what is my profit? My profit is 75 rupees. कंपेयर किससे करेंगे? 175 से कंपेयर करेंगे into 100. yes. अब लाइफ थोड़ी इजी करने के लिए 25 के टेबल से कर लो। 25 3 जा, 25 7 जा। yes. So your profit percent is 300 upon 7. ओरली हो जाएगा वैसे तो, आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिवीजन में 7 है। yes, this was question number 12. ठीक है। Alright, question number 13 क्या बोला है? Auto fare in Bombay is 2.4 for the first 1 kilometer, 2 rupees for the next 4 kilometers and 1.2 for each additional kilometer. मतलब इतना सस्ता तो है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें पार्ट तो लगा ही रहे हैं, लेकिन हमें झूठे सपने भी दिखा रहे हैं, ठीक है। 2.4 रुपीज पर 1 किलोमीटर, 2.4 रुपीज में पाव भी नहीं आता है, ठीक है। चलो पर कर लेते हैं, अब क्या ही बोला है। Auto fare in Bombay is 2.4 for the first 1 kilometer, 2 rupees per kilometer for the next 4 kilometers and 1.2 for each additional. Find the fare in rupees for k kilometers. अब हमें k की वैल्यू को देनी है। उन्होंने बोला k is greater than or equal to 5. Let's take an example. मान लो मैं लाइफ इजी रखना चाहता हूँ, I'll take k is equal to 6, ठीक है। तो कितना खर्चा होना चाहिए? मान लो 6 किलोमीटर है, तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए कितना है? 2.4। फिर 2 से लेके 4 के लिए कितने हो गए? 2 into 4 हो गए। एंड कितना किलोमीटर हो गए? 1 हो गया। फिर 2 3 4 बराबर है 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे इसमें? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? फॉर द नेक्स्ट 4 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तक का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो नेक्स्ट 4 किलोमीटर। सो 2.4 2 into 4, एक बच गया। अब हमारा जो सिक्स्थ वाला है वो ये फर्स्ट आ गया। इसमें कौन से आ गए? इसमें आ गए 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सिक्स्थ वाले के लिए कितना है? 1.2। सो 2.4 प्लस 2 into 4 प्लस 1.2, मतलब दिस इज 2.4 प्लस 8 प्लस 1.2। ये हो गया हमारा। सो दिस विल गिव अस 11.6। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्शंस के साथ खेलेंगे। सो नाउ वी विल चेक ऑफ विद ऑप्शन। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 2.4k प्लस 1.2 into 2k minus 3। मतलब दिखने में ही लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि 2.4 into 6 यहीं पे सॉल्व मतलब हो जाना चाहिए कि फ्लॉप हो गया ये। 2.4 into 6 प्लस 1.2 into 12 minus 3। यस, तो ये तो बहुत ही बड़ा है। सो ऑप्शन 1 इज यूजलेस। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। बी क्या है? 10.4 प्लस 1.2 into k minus 5। दिस लुक्स अ लिटिल डिसेंट। 10.4 प्लस 1.2 into 6 minus my bad, 6 minus 5. So this is 10.4 plus 1.2 into 1 which is 11.6. Oh wow, this is matching. चलो बहुत बढ़िया। बाकी के दोनों ट्राई नहीं करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप समझ आया होगा। ऐसे केसेस में ऐसे ही फटाफट वैल्यूज लो, अज्यूम करो, स्टार्ट सॉल्विंग, गेट इट डन as quickly as possible. All right. All right, so this is question number 14. Question number 14 geometry question. इस बार geometry का weightage भी अच्छा खासा आने वाला है. So let's look at the question. Very easy question. देखेंगे कैसे. In the figure, O is the center of the circle and AC is the diameter. Okay, very good. AC is the diameter. The line FEG is tangent to the circle. FEG is tangent to the circle at E. ठीक है. If angle GEC is 52 degrees. Okay, if angle GEC is 52 degrees, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ई प्लस एंगल सी। अच्छा, इसमें हमें हमारी हेल्प करने के लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ तो करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप में से काफी लोग समझ गए होंगे, हमें यहां से लेके यहां तक एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो ए और ई को हमें ज्वाइन करना है। यस, ओके, ऑसम। अब सिंस हमने ए और ई को ज्वाइन कर लिया है, कैन यू सी कि यहाँ पे ये जो है दिस इज 90 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंस हमारा एसी डायमीटर है, यस, एसी अगर हमारा डायमीटर है तो डायमीटर से सर्कल के अंदर अगर कोई भी ट्रायंगल बनता है इट इज एट 90 डिग्री। यस, 180 का हाफ 90 डिग्री। सो एंगल ए सी इज 90। अब पूछा क्या है? एंगल ई प्लस एंगल सी। तो पहले एंगल ई को ढूंढने के फिराक में निकलते हैं और देखते हैं क्या है। अच्छा, एंगल ई को ढूंढने के लिए मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। तो ये एंगल ई तो हमें मिल गया 90 डिग्री। कैन आई से दिस एंगल इज एंगल सी ए ई will be equal to angle GEC. yes, so मैं यहां से हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, this angle will be equal to this angle. yes, है ना? ये दोनों एंगल्स हमारे सेम ही होंगे, करेक्ट? सो एंगल सी ए ई कितना आएगा? एंगल सी ए ई विल ऑल्सो बी 52 डिग्रीज, करेक्ट? एंगल सी ए ई 52 है, एंगल ए ई सी 90 है। तो अब हम ढूंढ सकते हैं एंगल ए सी ई। कैसे? क्योंकि ये तीनों का टोटल इज 180। सो एंगल ए सी ई विल बी 180 माइनस 90 प्लस 52। सो एंगल E is 180 minus 90 plus 52. 90 plus 52 is 142. तो 142 180 में से 142 जब जाएगा we will be left with 38 डिग्री। सो एंगल E हमें मिल गया 38 डिग्री। वेरी गुड। यस, नाउ थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। मुझे अब चाहिए एंगल C। थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के देखो। एंगल सी, कैन आई से एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल जीईसी। यस, सो एंगल सी कितना आएगा? 180 माइनस कितना है वो? 52। सो 180 माइनस 52। यस, दिस इज 128। हमें क्वेश्चन में पूछा था एंगल सी प्लस एंगल ई। सो एंगल सी कितना आया है हमें? एंगल सी आया है 128 एंड एंगल ई कितना आया है? 38। So this is equal to 166 degrees, which is option number C. Hopefully this is clear. ज्यादा difficult नहीं था ये set, अच्छा था, बस दिमाग presence of mind करना था. You would have gotten this very easily. All right, that is question number 14. Done. All right, so this is question number 17. Algebra question है, graphs है, मजा आएगा. Very 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 easy question. इस question को you will not take more than 15 to 20 seconds to solve. अगर आपके एग्जाम में आता है तो we will solve this question orally. देखो कैसे. क्या बोला है? The graphs given represent two functions f of x and g of x respectively. Which of the following is true? तो ये f of x का ग्राफ है और ये g of x का ग्राफ है. थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखोगे, इट इज एग्जैक्टली वेरी वेरी सिमिलर, है ना? बहुत बहुत सिमिलर है। तो सबसे पहला तो है g of x इज इक्वल टू f of x, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी नहीं है। बी क्या है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब उसका मिरर इमेज दिख रहा है क्या? मिरर इमेज। कैन यू सी दैट जी ऑफ एक्स इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स? मतलब यही सेम चीज ये यहां पे ऐसे जाएगा, करेक्ट, और ये यहां से ऐसे जाएगा, which is exactly what g of x is. So the correct answer to this question is option number B. It is a mirror image. Yes, hopefully सभी को समझ आया that g of x is f of minus x. Yeah. All right. So question number 17 is also done. All right. So this is question number 22. ये है एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट। ये आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड कि सर कॉन्स कर रहे हैं, कॉन्स में डीआई कहां से आ गया? सो 2011 में कॉन्स एंड डीआई वाज क्लब्ड टुगेदर, व्हिच इज अनलाइक
कैट, जो अब नहीं हो रहा है, 2015 के बाद से अब ये ऐसा नहीं है, एंड 2011 में था. सो लेट्स डू इट. दिस इज अ सेट. यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स बाय वेरियस बैंक्स. सो ए बी सी डी ई 5 बैंक्स है और 5 साल का डेटा दिया हुआ है. 5 है, 82, 83, 84, 85, 86. यस, 5 साल का उन्होंने लोन डिसबर्समेंट दिया. ये सारे जो भी अमाउंट्स है ये करोड़ ऑफ रुपीज में दिए हुए हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22. In which year did the average disbursement of loans record the highest percentage increase over that of the previous year? तो एवरेज ढूंढना है और हमें ये देखना है कि परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा किस में था. सो लेट्स स्टार्ट. एक अच्छी बात ये है, एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज. हमें सम डायरेक्टली दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज 5. सो लेट्स टेक आउट द एवरेजेस वेरी क्विकली. 118 डिवाइड बाई 5 करेंगे. सो 5 2 जा 18, 18 बचा, मतलब 5 3 जा 0.6. तो ये फर्स्ट हो गया 23.6. सेकेंड है 120. सो 120 अपॉन 5 विल गिव यू 24. थर्ड है 140 अपॉन 5. सो 140 अपॉन 5 विल गिव यू 28. यस. फोर्थ है 154 अपॉन 5. सो दिस इज 30.8. यस. अब लास्ट वाले में चलेंगे. लास्ट वाला कितना है? 203. सो 203 डिवाइड बाई 5, दिस इज 40.6. तो एज यू कैन सी वेरी क्लियरली हाईएस्ट यहां पे इंक्रीज हुआ है. यस, परसेंटेज निकालने की भी जरूरत नहीं है, इतना क्विकली हम देख सकते हैं कि यहां पे सीधा 10 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है. सो हाईएस्ट विल बी ओवर हियर, व्हिच इज इन द लास्ट ईयर, व्हिच इज 1986. सो 1986 इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1986. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे. 23 में उन्होंने हमें क्या बोला है? इन विच ईयर and for which bank was the percentage contribution to the total value of loans disbursed for that year? Disbursed for that year पूछा है उन्होंने. करेक्ट. अब इस क्वेश्चन में एज यू कैन सी द डेटा इज सेम, लेकिन इनके ऑप्शंस थोड़े अलग है. आई थिंक क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा मिसिंग है. मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं. यस. सो नाउ आई थिंक इट इज विजिबल मोर क्लियरली. द लोएस्ट पूछा है उन्होंने, सबसे कम किस में है, कौन सी बैंक एंड कौन सा साल. So I'll repeat the question. Question number 23. In which year and for which bank was the percentage contribution to the total value of loans disbursed for that year the lowest? Lowest किसमें, ये पूछा उन्होंने. करेक्ट. सो व्हाट विल वी डू? हमारे पास टोटल वैल्यू है, हमारे पास हर साल की है, एंड हमारे पास इंडिविजुअल हर बैंक की भी दी हुई है. सो व्हाट विल वी कैलकुलेट? सबसे पहले 1982 का देख लो. टोटल है 118. 1983 का टोटल है 120. 84 का टोटल है 140. 85 का टोटल है 154 एंड 1986 का टोटल है 203. Now, how will you go ahead about this question? I think the best way to go ahead about this question is to solve this question orally. कैसे? अब वो देखते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सी इन 1986. सी इन 1986 इज हाउ मच? 11. टोटल कितना है? 203. सो 11 अपॉन 203. यस. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बी इन 1984. बी इन 1984 इज 18. 18 आउट ऑफ 140. 18 आउट ऑफ 140. ओके. सी इन 1985. सी इन 1985 कितना है? 17. सो 17 आउट ऑफ 154. करेक्ट. एंड डी ऑप्शन क्या है? ए ऑफ 1985. 1985 का ए इज 30. सो 30 आउट ऑफ 154. सो आई थिंक द चॉइस इज प्रीटी ऑब्वियस, द फर्स्ट वन. कैसे? क्योंकि उसकी ओवरऑल ये वैल्यू भी सबसे छोटी है एंड उसका डिनोमिनेटर भी सबसे बड़ा है. सो सबसे लोएस्ट वैल्यू विल बी ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन नंबर ए, सी ऑफ 1986. सो आई विल नॉट सॉल्व द एंटायर थिंग. मैं डायरेक्टली विथ ऑप्शंस यूज करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा. करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज सी इन 1986. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है? For a certain scheme, the qualification is that a bank should have consistently achieved a minimum of 20% of the total disbursement of all banks for each of the last 4 years. मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्कीम होगी जिसमें क्वालिफाई होने के लिए हर बैंक को कंसिस्टेंटली मिनिमम 20% का कंट्रीब्यूशन, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देना होगा फॉर ऑल ऑफ द लास्ट 4 years. Yes. Which of the banks would qualify as on the year 1986? As on the year 1986 मतलब 82, 83, 84, 85, ये चारों साल का डेटा हमें देखना है. और कौन सी ऐसी बैंक है जो क्वालिफाई होगी जिसने चारों साल में कंसिस्टेंटली 20% दिया हुआ है. सो लेट्स सी. सबसे पहले ए का पूछा है 1982, 83, 84, 85. सो ए यहां पर है 18 आउट ऑफ 118. 18 आउट ऑफ 118. 118 का 20%. 20% कितना होगा? 10% है 11.8. यस. सो 20% विल बी 11.8 का डबल, विच इज ऑलमोस्ट 23.6. सो ये यहां पे फ्लॉप हो गई. सो ए इज नॉट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही 20% नहीं दिया उसने.
अब बी की बात करेंगे, यहां पर होना कितना चाहिए था, फर्स्ट वाले में 23.6 होना चाहिए था, चलो तो बी यहां पे तो सही है, वेरी गुड। सेकेंड ईयर में देखो 120 में 24 होना चाहिए, कौन सी बैंक का नहीं है, डी का नहीं है, ई का नहीं है, चलो ठीक है। 1984 में देखो 140 का 20% कितना है, 28, कौन सी बैंक नहीं है, सी नहीं है, सो सी इज ऑल्सो आउट। अच्छा बी और बी भी नहीं है, सो बी इज ऑल्सो आउट, सो योर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। वेरी नाइस। सो ओरली क्वेश्चन देख के हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, नन ऑफ दिस। तो ऐसी ए बी और सी इन तीनों में से कोई भी ऐसी बैंक नहीं है जो क्वालिफाई करेगी, सो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ आ रहा है जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो विद दैट वी एंड दिस सेट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑलराइट, सो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 30 का सेट है ये पूरा। दिस इज अ डीआईएलआर सेट, लेट्स गो। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, व्हेन मुन्ना भाई जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ घाटकोपर, South Ghatkopar, okay, for his MS. Mr. Irani, his professor, asked him to prove his caliber in a test conducted by the entire class. The class comprised of exactly 10 students. Okay, very good. The test contained exactly 10 MCQ questions. However, Munna, as is always the case, managed to get the correct answer key for all the 10 questions well before the exam. है ना, वो तो दादागिरी गांधीगिरी, I mean, वो तो है ही। तो उसके पास सारे 10 के 10 आंसर्स तो आ ही गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, but in the exam, he wrongly marked exactly one question on purpose to avoid raising any suspicion. Big brain. All the other 9 students of the class also formed their respective answer keys in the following manner. क्या manner में, अब वो उन्होंने आगे बताया। They first obtained the answer key from one or two of the students who are called his or her जिगरीज। तो वो उनके जिगरी हैं, जिगरी लोग होते हैं अपने, है ना। तो या तो एक होगा या तो दो होंगे। अब आगे क्या बोला है, If a student has two degrees, then he or she first compares the answer keys from both the degrees. अगर मेरे दो degrees है तो मैंने A का भी देखूंगा, मैं B का भी देखूंगा, ठीक है, दोनों का कंपेयर करूंगा। If the key to any question from both the degrees is identical, मतलब A और B दोनों के दोनों ही identical है, तो मैं सेम टू सेम कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज लेफ्ट ब्लैंक, मतलब इसका, इसने अगर एक ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर बी, बी ने ऑप्शन लिखा है सी, सिंस दोनों मेरे जिगरी हैं, दोनों के आंसर्स अलग अलग है, तो मैं मेरा वाला ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है। नाउ इफ अ स्टूडेंट हैज ओनली वन जिगरी, एक जिगरी है, ही और शी कॉपीज द जिगरीज कीज इनटू हिज और हर कॉपी, ठीक है। अगर मेरा एक ही जिगरी, एक ही दोस्त है, थोड़ा लोनली हूं मैं, एक ही दोस्त है, तो मैं सिर्फ उसका पूरा का पूरा कॉपी कर लूं। लेकिन हावेवर in the exam, each student intentionally replaced exactly one of the answers. हर बच्चा चाहे एक जिगरी हो, दो जिगरी हो, नो जिगरी हो, एक आंसर तो वो रिप्लेस करे। नो जिगरी में तो होगा ही नहीं, पर अगर एक जिगरी है या दो जिगरी है, खुद का एक आंसर तो वो चेंज करेगा ही करेगा। With a wrong answer, it is known that no two students replaced the answers to the same question. ये थैंक यू बोलना इनको कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, इट वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस सेट। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि भैया कोई भी दो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है जिन्होंने, मान लो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हमने किसी जिगरी से लिया है, मैंने 7 जानबूझ के रॉन्ग मार्क किया, आप भी क्वेश्चन नंबर 7 जानबूझ के रॉन्ग मार्क नहीं करोगे, आप 8th कर लोगे, 6th कर लोगे, करेक्ट। When Mr. Irani finally assessed all the answer keys, he formulated the following table, which gives the answer keys that each of the 10 students marked for the 10 questions 1 to 10. अब समरी कर लेते हैं। मुन्ना भाई एक इंस्टीट्यूट में है, वहां पे उनको सारे आंसर्स पहले से ही मिल जाते हैं, उसमें से एक आंसर वो जानबूझ के गलत करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अब यहाँ पे जिगरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिगरी कॉन्सेप्ट ये है, या तो मेरा एक जिगरी हो, या तो मेरे दो जिगरी होंगे, या तो मेरे 0 जिगरीज होंगे, ठीक है। अगर मेरा एक जिगरी है तो मान लो वो जिगरी के सारे जितने भी उसके आंसर्स है वो मैं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक आंसर में चेंज करूंगा ताकि किसी को सस्पेशन ना हो। अगर मेरे दो जिगरीज है तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मैं दोनों जिगरीज के आंसर्स को कंपेयर करूंगा, ठीक है। जो सेम होंगे, दोनों के आंसर्स जो सेम होंगे वो मैं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी कर लूंगा। अगर दोनों के आंसर्स अलग अलग है तो मैं उसे ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है। यस, एंड मैं जानबूझ के एंड में मेरा एक आंसर चेंज कर दूंगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। इसके अलावा उन्होंने हमें एक चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर होगा, प्लीज एडजस्ट। 10 लोग हैं, अरुण, चिंकी, जस्सी, लकी, मुन्ना, नीरन, प्रवीण, राहुल, रितेश एंड शास्त्री, ठीक है। इनके क्वेश्चन नंबर दिए 1 to 10 एंड उनके ऑप्शंस मार्क किए हुए। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, मुन्ना इज द जिगरी ऑफ व्हाट। अब उन्होंने हमें 4 पेयर्स दिए, शास्त्री एंड रितेश, मतलब मुझे शास्त्री, रितेश, ओके, नीरन एंड प्रवीण, ठीक है, नीरन एंड प्रवीण, लकी एंड राहुल, लकी एंड राहुल, ओके,
जस्सी एंड लकी, जस्सी एंड लकी। तो इनके साथ मुझे कंपेयर करना है कि मुन्ना किसका जिगरी है, ठीक है। सो लेट्स गो। सबसे पहले कैसे कंपेयर करेंगे, आंसर के चॉइसेस पे कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं कैसे। मुन्ना ने यहां पर किया है बी, तो इन्होंने भी बी किया हुआ है, वेरी गुड। तो यहां तक तो फर्स्ट आंसर तक तो गेम सही है, वेरी नाइस। सो क्वेश्चन नंबर 1 में गेम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में मुन्ना ने यहाँ पे ए किया हुआ है, ठीक है, मुन्ना ने ए किया है, लकी ने भी ए किया है, जस्सी ने ब्लैंक छोड़ा है, ओके। इसके अलावा प्रवीण ने भी ए किया है, वेरी गुड। राहुल ने सी किया हुआ है, हो सकता है उसका जिगरी हो और उसने गलत किया हुआ है ना, जानबूझ के सब इंसान एक क्वेश्चन तो गलत सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ठीक है। थर्ड में देखो गेम है, थर्ड में मुन्ना ने बी किया है, जस्सी ने डी कर दिया, लकी ने ब्लैंक छोड़ दिया, वेरी गुड। नीरन ने डी किया है और प्रवीण ने बी किया है। तो नीरन ने थोड़ा अलग किया है, हो सकता है ये वो वाला पार्ट हो जो क्वेश्चन उसने जानबूझ के गलत किया हो। रितेश ने ब्लैंक छोड़ दिया है, शास्त्री ने डी किया है एंड राहुल ने डी किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक यहां पे देखने जाओगे मेरे हिसाब से, मुन्ना के हिसाब से नीरन इज प्लेइंग गुड, प्रवीण इज प्लेइंग गुड एंड शास्त्री इज प्लेइंग गुड, करेक्ट। राहुल ने एक गलत किया है सेकंड क्वेश्चन तक। थर्ड क्वेश्चन में मुन्ना का बी है, तो लकी ने छोड़ दिया है, जस्सी ने डी कर दिया है। जस्सी ने एक ब्लैंक छोड़ा था, एक डी कर दिया, स्टिल वेरी लो चांसेस, बट लेट्स गो। प्रवीण ने बी कर दिया, तो प्रवीण अभी तक टिका हुआ है। नीरन भी अभी तक टिका हुआ है क्योंकि इसने सिर्फ एक ही आंसर अभी तक अलग किया हुआ है, ओके। व्हाट अबाउट राहुल, राहुल ने पहले बी किया था, सेकंड भी उसका अलग है, थर्ड भी अलग है, उसने दो क्वेश्चन अलग कर दिए, ठीक है। तो राहुल इज आउट ऑफ द पिक्चर, करेक्ट। नाउ लेट्स गो अहेड। अभी तक शास्त्री का फर्स्ट वाला बी था, सेकंड ए। शास्त्री इज ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर क्योंकि उसके दो आंसर्स अलग अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुन्ना ने डी किया हुआ है, नीरन स्टिल इन द गेम, प्रवीण स्टिल इन द गेम, रितेश स्टिल इन द गेम, रितेश ने भी डी किया हुआ है। जस्सी इज आउट ऑफ द गेम, वाई जस्सी इज आउट ऑफ द गेम, अच्छा नहीं, जस्सी इज स्टिल इन द गेम, उसने यहाँ पे भी डी किया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे, वेरी गुड, उसने एक ही ब्लैंक छोड़ा है, करेक्ट, लकी भी। नाउ नेक्स्ट, मुन्ना ने यहाँ पे सी किया हुआ है, नीरन ने भी सी किया है, प्रवीण ने भी सी किया है, यहाँ पे रितेश ने अलग कर दिया है, तो रितेश इज आउट ऑफ द गेम। क्यों रितेश आउट, क्योंकि एक ब्लैंक छोड़ा, एक गलत है ना। नाउ ओवर हियर, जस्सी, जस्सी ने भी डी किया हुआ है, जस्सी, जस्सी, जस्सी इज ऑल्सो आउट ऑफ द गेम क्योंकि एक ब्लैंक है, एक गलत है, तो जस्सी इज आउट ऑफ द गेम, वेरी गुड। रितेश इज आउट ऑफ द गेम, राहुल इज आउट ऑफ द गेम, सो जस्सी वाला जो भी ऑप्शन है वो गलत हो गया, राहुल वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, रितेश वाला जो है वो गलत हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ नीरन एंड प्रवीण। सो द करेक्ट आंसर इज नीरन एंड प्रवीण। देख लो यहाँ पे भी, बी बी बी, डी डी, यहाँ पे इसने सी किया है, करेक्ट, यहाँ पे ए, सी सी सी, बी बी बी। तो इन दोनों ने अलग अलग कहाँ पे किया है, ये देखो, यहाँ पे इसने, नीरन ने अलग किया है और यहाँ पे इसने अलग किया है, कूल। सो प्रवीण इज जिगरी, नीरन इज अ जिगरी ऑफ मुन्ना, ऑलराइट। ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देखो नीरन ने भी अलग किया हुआ है, सो दीज आर टू प्लेसेस जहां पे नीरन ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन अलग है, प्रवीण का भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन अलग है, जो उन्होंने जानबूझ के अलग किया है ताकि किसी को शक ना हो, बाकी उनके सारे ऑप्शंस सेम है। दिस प्रूव्स दैट मुन्ना इज द जिगरी ऑफ नीरन एंड प्रवीण। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट जिगरी ऑफ एनी ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, नॉट जिगरी ऑफ एनी ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, नॉट जिगरी ऑफ एनी ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। कौन कौन है हमारे पास ऑप्शंस में, हमारे पास ऑप्शंस में है जस्सी, ओके, सो जस्सी है, प्रवीण है, लकी है एंड राहुल है, ओके। सो सबसे पहले तो एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूंगा प्रवीण, क्योंकि प्रवीण का तो हमने अभी जस्ट देखा था, प्रवीण इज अ जिगरी ऑफ मुन्ना, यस। सो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन जस्सी, लकी एंड राहुल, ओके, लेट्स गो। थोड़ा एडुकेटेड गेस मारोगे, योर करेक्ट आंसर शुड बी जस्सी। कैसे, उस पे आएंगे, पहले नॉर्मल मेथड से देख लो, फिर शॉर्टकट से देखेंगे। राहुल का यहाँ पर बी सी डी है, लकी का यहाँ पर बी ए डैश है, यहाँ पे जस्सी का बी डैश डी है, ठीक है, अभी तक ठीक है। यहाँ पे इसका भी डी है, इसका भी डी है, इसका भी डी है, बहुत बढ़िया, इसका सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी है, इसका भी है, इधर भी है।
यहाँ पर ये डी है, वेरी गुड। लकी का ब्लैंक है एंड राहुल का भी डी है, वेरी गुड। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये ए है। दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज सी, वेरी गुड। सो इफ यू नोटिस वेरी क्लियरली, लकी ने एक ब्लैंक छोड़ा है, यहां पे एक ब्लैंक छोड़ा है, दो ब्लैंक छोड़े और एक आंसर उसका अलग है। राहुल ने एक भी ब्लैंक नहीं छोड़ा है। सो व्हाट इज द शॉर्टकट ओवर हियर? द करेक्ट आंसर टू दिस इज जस्सी। हाउ जस्सी? अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे, डोंट यू थिंक द ब्लैंक शुड बी इन इवन नंबर्स? ब्लैंक इवन नंबर्स में होने चाहिए। क्यों ऐसा? फॉर एग्जाम्पल, ब्लैंक कब आएगा? जब आपके पास दो जिगरी, करेक्ट। इफ यू हैव टू जिगरीज, ओनली एंड ओनली देन यू विल हैव वन ब्लैंक। कि भैया जिगरी ए जिगरी बी, इन दोनों ने कोई एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों के आंसर्स अलग अलग थे, तो मैंने अपना आंसर ब्लैंक कर दिया। अब अगर ये केस है तो मेरा वो आंसर तो ब्लैंक होगा ही, प्लस जो मेरे दो जिगरीज है ए और बी, ये दोनों ने खुद ना खुद दो आंसर्स अलग सॉल्व किए होंगे जो गलत सॉल्व किए होंगे। तो इवन नंबर नहीं, ओके माय बैड, नॉट इवन नंबर, बट द नंबर ऑफ ब्लैंक्स शुड बी मोर देन और इक्वल टू टू। द नंबर ऑफ ब्लैंक्स जो आपके पास होने चाहिए शुड बी मोर देन और इक्वल टू टू। एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट टू ब्लैंक्स शुड बी देयर। यस, कोई भी आप केस ले लो जहां जहां पे ब्लैंक है। यहां पे देखो ब्लैंक है, यहां पे ब्लैंक है, एक दो तीन ब्लैंक है। चिंकी में देखो एक दो तीन चार ब्लैंक है। लकी में एक दो ब्लैंक है। यहां पे रितेश में एक दो तीन ब्लैंक है। लेकिन सिर्फ जस्सी ही एक है जिसका सिर्फ एक ही ब्लैंक है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज जस्सी। होपफुली समझ आया होगा, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 30। हु आर द जिगरीज ऑफ चिंकी? चिंकी के जिगरीज कौन कौन है? अब हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? नीरन एंड राहुल, ओके, नीरन एंड राहुल है। दूसरे हैं राहुल एंड शास्त्री, शास्त्री, ओके। इसके अलावा है शास्त्री एंड लकी, ठीक है। फोर्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वेरी गुड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर देखते हैं, मार्क तो कर लेते हैं कि कौन कौन है हमारे पास। हमारे पास नीरन और राहुल है, ठीक है, नीरन, राहुल, शास्त्री है, लकी है, ओके, और फिर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो नाउ चिंकी का पहला ऑप्शन है ए, तो लकी का क्या है? बी है, नीरन का बी है, राहुल का बी है, शास्त्री का बी है, ठीक है। चिंकी का सेकंड है ए, लकी का ए है, वेरी गुड। नीरन का ए है, वेरी गुड। राहुल का सी है एंड शास्त्री का ए है, वेरी गुड। चिंकी का थर्ड है डी, अरे ब्लैंक, तो लकी का भी ब्लैंक है, ओके। नीरन का डी है, शास्त्री का डी है, राहुल का डी है, ठीक है। नेक्स्ट, चिंकी का फोर्थ है डी, बहुत बढ़िया। लकी का है डी, ठीक है। नीरन का भी है डी, राहुल का भी है डी, शास्त्री का भी है डी, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका ब्लैंक है, सिक्स्थ ब्लैंक है। लकी का बी है, ठीक है, लकी का बी, नीरन का बी, राहुल का बी एंड शास्त्री का ए। सेवेंथ क्वेश्चन, इसका फिर से ब्लैंक है, लकी का भी ब्लैंक है, नीरन का है डी, राहुल का है डी, शास्त्री का है डी, बहुत बढ़िया। एथ क्वेश्चन, इसका फिर से ब्लैंक है, फिर से ब्लैंक है, तब लकी का है बी, नीरन का है ए, राहुल का है ए और शास्त्री का है ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाइन्थ है इसका सी, इसका सी है, लकी का भी सी है, नीरन का भी सी है, राहुल का भी सी है, शास्त्री का भी सी है। ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ए है, तब लकी का बी है, नीरन का बी है, राहुल का बी है, शास्त्री का बी है, मतलब कहना है कि ये क्वेश्चन उसने जानबूझ के गलत सॉल्व किया होगा ताकि वो उसको किसी किसी को सस्पेशन ना हो इस पे, वेरी गुड। सेकंड में जब इसका ए है, लकी का भी ए है, नीरन का भी ए है, राहुल का सी है एंड शास्त्री का ए है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे लकी का ए, नीरन का ए, राहुल का सी, ठीक है, राहुल का सी है एंड शास्त्री का ए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसने ब्लैंक किया है, मतलब इसके दो जिगरीज तो है ही, वो तो फिक्स्ड है, देयर आर टू जिगरीज, ठीक है। तो इसने ब्लैंक कब किया होगा? जब इसके जिगरीज का अलग अलग आया है। यहाँ पे लकी का डैश है, ठीक है, नीरन का डी है, राहुल का डी है, यहाँ पे डी है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, राहुल का यहां पर सी है, ठीक है, बाकी सबका ए है ना। आगे ही जैसे जाएंगे, थर्ड में इसका ब्लैंक है, राहुल का भी डी है, शास्त्री का भी डी है, नीरन का भी डी है, लकी का ब्लैंक। फोर्थ में चलो सबका सेम है, फिफ्थ सबका सेम, सिक्स्थ में जब दोबारा से चिंकी का ब्लैंक है, तब लकी का बी है, नीरन का बी है, राहुल का बी है, शास्त्री का ए। तो ये कब हो सकता है? कैन आई से फॉर अ फैक्ट कि जब इसने ए किया है और बाकी सबने बी किया है, तब इसने ब्लैंक रखा है, मतलब शास्त्री हैज टू बी अ जिगरी। सेम गोज ओवर हियर आल्सो, जब उसने यहाँ पर ब्लैंक रखा है तब लकी का भी ब्लैंक था, है ना। तो ब्लैंक कब होगा? जब तुम्हारे जिगरी से आंसर नहीं मिल खा रहे। चलो फिर भी मेरे हिसाब से शास्त्री एंड लकी, और प्रूव करके देख लेते हैं आगे। दोबारा सेवेंथ क्वेश्चन में ये ब्लैंक है, लकी भी ब्लैंक है, शास्त्री का डी है, राहुल का डी है, नीरन का डी। वेरी नेक्स्ट, एथ में दोबारा ब्लैंक है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब एथ में जब दोबारा ब्लैंक है तब लकी का क्या है? बी, शास्त्री का क्या है? ए, है ना। तो जब इन दोनों के आंसर्स है, दिस हैज टू बी ब्लैंक। समझ आ रहा है कि क्यों शास्त्री एंड लकी? यस, बाकी सब में तो सेम ही। सो चिंकी के दो जिगरीज है, विच आर शास्त्री एंड लकी। With that, we come to an end of this video. Hopefully आपको समझ आया होगा। All the best for your cat prep. डरो मत, चिल करो। अभी तक जो भी पढ़ाई की है उसको सोच समझ के दोबारा रिवाइज करो। Don't try to learn anything new. Some of the most important topics for quants is going to be algebra, arithmetic, geometry, modern maths. यही ऑर्डर में चलना, या arithmetic को ऊपर रखना, arithmetic, algebra, geometry, modern। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देयर स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू डू, डोंट वरी। थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करो, अभी चिल करो, ज्यादा परेशानी मत दो अपने आप। एंड ऑल द बेस्ट, मेक योरसेल्फ एंड अस आल्सो प्राउड। आई विल सी यू वेरी सून। ऑल द बेस्ट।